Hello everyone, my name is Jyoti Upadhyay and welcome to Six Sigma IS. Now, today we are going to discuss the Hindu editorial of 28th May 2026. Now, today there are three important editorials. One deals with the global crisis where PM Modi urges the citizens basically to follow certain guidelines. So, this particular article, it emphasizes that is it only enough? मतलब citizen जो behavior है, is citizen sacrifice या citizen behavior जो है, is it enough or something more needs to be done? ठीक है, दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल. सेकेंड आर्टिकल दैट इज इंपॉर्टेंट दैट फोकसेज ऑन बेसिकली द रेगुलेशंस दैट हैव बीन पुट बाय द यूरोपियन यूनियन एंड द थर्ड वन फोकसेज ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, सो आई हैव कवर्ड ऑल द एडिटोरियल्स फ्रॉम मल्टीपल डायमेंशंस. सो लेट अस बिगिन. Now, first editorial it talks about global crisis demand more than citizen sacrifice. ठीक है, तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? See, the Prime Minister recently appealed to the citizens asking them to practice resilient, embrace self-reliance, conserve energy, avoid unnecessary foreign travel, support domestic tourism, prioritize indigenous innovation and so on. ठीक है, क्यों उन्होंने बोला था? Because the current scenario is that there is a geopolitical tension, there is fragile supply chains, there are climate vulnerabilities, inflationary pressures and economic disruptions. ठीक है, geopolitical tension में क्या है? Strait of Hormuz, Iran US war that we are all aware of. Fragile supply chains, this is the result of this. Next is climate vulnerabilities, because इंडिया में अगर आप देखोगे तो अभी क्या है, we are already seeing temperatures rising above 40 to 45 has become kind of normal. Now this is not normal, but it has become normal, and that shows how vulnerable we are to climate and global warming and so on. Okay, next is inflationary pressure, because क्या है, ऑयल का प्राइसेस बढ़ रहा है, बिकॉज प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह बढ़ रहा है, तो हमारा क्या है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा है. एंड वी कैन फील इट इन आवर एवरीडे लाइव्स, यू नो, दैट द बेसिक थिंग्स दैट यूज टू कॉस्ट मे बी 100 rupees a few months back have now become 110. So these are very real. Next is economic disruptions as a big result of all of this. क्या हुआ है? इकोनॉमिक डिसरप्शन. इकोनॉमिक डिसरप्शन का मतलब हो गया कि जिस तरीके से बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे थे, जिस तरीके से इंडिविजुअल्स ऑपरेट कर रहे थे, मतलब एक इकोनॉमी जिस तरीके से चल रहा था, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स, ये चीज़ क्या हो गया ना, इस जो रेगुलर चलते वाली चीज़ है उसमें देयर इज़ अ ब्रेक, एंड द ब्रेक इज अगेन बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स. ठीक है, सो the article says that instead of focusing primarily on what government should do to strengthen resilience मतलब क्या है? resilience मतलब होता है कि हम कितना prepared हैं किसी चीज़ से डील करने के लिए. ठीक है, resilient बोलते हैं ना कि you should be more resilient, that means you should be prepared to face both the good as well as the worst. So to strengthen resilience, public discourse increasingly centers on what the citizen should do. कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटी, सैक्रिफाइस, कंजर्व एंड रिमेन रेजिलियंट. लेकिन हम ये सेम रेजिलियंस जो है ना, वो गवर्नमेंट से क्यों डिमांड नहीं कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? व्हाट दिस आर्टिकल सेज इज कि ये दो चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, और ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. ठीक है, टू वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की ज़रूरत है. वन इज बिहेवियरल पॉलिटिक्स क्या होता है, और दूसरा है कि नियो लिबरल गवर्नेंस क्या होता है. ये दोनों ही चीज़ जो है ना, वो GS पेपर 2 के लिए दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन फॉर मेन्स. सो यू शुड बी एबल टू, अगर आंसर आप लिख रहे हो, आंसर में अगर आप इन चीज़ों को रेफर करते हो कि नियो लिबरलिज्म क्या है, बिहेवियरल पॉलिटिक्स क्या है, ऑटोमेटिकली दैट इज गोइंग टू इंक्रीज योर मार्क्स. ओके, सो व्हाट दिस ऑथर सेज इज, या आर्टिकल जो है ना वो बोल रहा है कि जब हम सिटीजन्स पे पूरी चीज़ डाल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से स्टेट इंडिकेशन दे रहा है कि एक बिहेवियरल पॉलिटिक्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं और एक नियो लिबरल गवर्नेंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं. ठीक है, सो व्हाट एग्जैक्टली आर दीज टू थिंग्स? सबसे पहले इफ़ यू सी व्हाट इज नियो लिबरल शिफ्ट इन गवर्नेंस. नियो लिबरल शिफ्ट का मतलब ये होता है ना कि पहले इसको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सी अर्लियर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर गवर्नमेंट का क्या एक्सपेक्टेशन था? लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट्स क्या करेंगे, गवर्नमेंट्स विल प्रोवाइड जॉब्स, गवर्नमेंट विल स्ट्रेंथन पब्लिक हेल्थ केयर, एडुकेशन, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, मार्केट्स को रेगुलेट करना, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम इकोनॉमिक शॉक्स. सो दीज वर सीन एज द फंक्शंस ऑफ द स्टेट. लेकिन अभी क्या है, फ्रॉम 1980s ऑनवर्ड्स मेनी कंट्रीज ग्रेजुअली मूव टूवर्ड्स नियो लिबरल मॉडल.
व्हाट इट बेसिकली मीन्स इज गिविंग इंपॉर्टेंस टू मार्केट्स। अभी गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ईज ऑफ बिजनेस जो है, ईज ऑफ बिजनेस की तरफ काम करना, ताकि प्राइवेट कंपनीज आए और ये प्राइवेट कंपनीज में क्या है, इंडिविजुअल्स को अपने आप जॉब मिलेगा। समझ में आया? सो गवर्नमेंट इज नॉट डायरेक्टली गोइंग टू बिल्ड अ फैक्ट्री एंड प्रोवाइड जॉब टू दिस पर्सन। नाउ द गवर्नमेंट विल टेक स्टेप्स ताकि बाहर से प्लेयर आए, वो फैक्ट्रीज लगाए और इस पर्सन को जॉब मिले। समझ में आया? सो द रोल ऑफ द स्टेट, पहले क्या था, देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग वेलफेयर रोल ऑफ द स्टेट। अभी देयर इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स अ नियो लिबरल मॉडल, गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू मार्केट्स, प्राइवेट सेक्टर, competition, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी rather than direct state intervention. Now under this system governments increasingly say, again through an example, government का अभी का attitude क्या होता है, अभी का general attitude of the governments is individuals should become self reliant। आप खुद आत्मनिर्भर बनो हर चीज़ के लिए, do not remain dependent on the गवर्नमेंट। देन इज मार्केट सॉल्व द प्रॉब्लम्स मैटर, मतलब डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट मतलब क्या होता है, मार्केट मतलब होता है कि किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई जो है हमारा फ्लक्चुएट कर रहा है। सो मार्केट जो है ना, कि ये डिमांड एंड सप्लाई का जो मैट्रिक्स है, ये क्या करता है, अपने आप एक रेगुलेटरी फोर्स की तरह काम करता है। थिंग्स विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली। देन इज फॉर एग्जांपल, अगर डिमांड ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली पीपल विल वर्क टुवर्ड्स इंक्रीजिंग सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर एआई का डिमांड ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में। फॉर एग्जाम्पल डेटा सेंटर्स अगर हो गया, या फिर बाकी अपने आप को अपस्किल करना हो गया। सो व्हाट दिस इज कि मार्केट्स सॉल्व प्रॉब्लम्स बेटर, सिटीजन शुड मैनेज देयर ओन रिस्क एंड द स्टेट शुड रिड्यूस वेलफेयर बर्डन्स। ठीक है, बट वी नो इन केस ऑफ इंडिया एक्सक्यूज मी, इन केस ऑफ इंडिया दिस इज नॉट मच पॉसिबल, बिकॉज अभी भी अगर हम देखें, देर आर सेवरल welfare measures that are being run by the government. So instead of government solving every problem, citizens are expected to adapt, upskill, save more, consume responsibility and become resilient. So यही बोल रहे हैं author through this article that this is what the government through the directives, जो कि हमारे PM ने जो directives हमें दिया है, उसके थ्रू वो नियो लिबरल गवर्नेंस या नियो लिबरल, हम क्या बोल सकते हैं कि दिस नियो लिबरल मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कि अगर हम इसको देखें आर्टिकल में कैसे लिंक करता है, तो आर्टिकल ये बोलता है ना कि गवर्नमेंट्स आर इंक्रीजिंगली आस्किंग, क्राइसिस के टाइम पे ये सारी चीज़ें फॉर एग्जांपल वो तो बोल ही रहे हैं, बट द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फोकस ऑन, अंडरस्टूड। सो द एडिटोरियल सेज कि गवर्नमेंट अगर नियो लिबरल, अगर हम बता रहे हैं इसको कि फॉर एग्जांपल नियो लिबरल अगर हम मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं, हम स्टेट का क्या है, स्टेट के ऊपर जो प्रेशर है, स्टेट के ऊपर जो सोशल अगर हम बोलें कि सोशल नॉट रिफॉर्म्स एग्जैक्टली, वी कैन से कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट का, कि लोगों को राशन प्रोवाइड करो, लोगों को जॉब से प्रोवाइड करो, लोगों को वेलफेयर स्कीम लेके आओ। फॉर एग्जांपल वाटर मिशन हो गया अगर हम देख रहे हैं, या फिर एलपीजी मिशन हो गया, या फिर प्रॉपर यस वाटर, एलपीजी, हाउसिंग। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे डेफिनेटली है ही, गवर्नमेंट हमारे स्पेंड कर ही रही है। ठीक है, बट नियो लिबरल मॉडल में क्या है, धीरे धीरे इन चीज़ों को रिड्यूस करने की बात करते हैं। सो व्हाट दे आर सेइंग इज कि इनको रिड्यूस करने के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट का जो रोल है, मेन रोल, वो गवर्नमेंट भूल जाए। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अगर वो सिटीजन से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, सो गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू इन्वेस्ट इन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, इट हैज़ टू इन्वेस्ट इन टू रिड्यूस ट्रांसमिशन लॉसेस। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी अगर यहाँ से जहाँ से जनरेट हो रहा है, लेट अस अज्यूम पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर जब आपके हाउस तक आ रहा है, इसमें कुछ लॉसेज हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज अगर आपका ये लॉजिस्टिक सही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, तो देर आर रिस्क ऑफ लॉसेज जो इन बिटवीन। तो ये जो हमारा मिनिमम करना है, हमें ट्रांसमिशन लॉस जो है उसको हमें रिड्यूस करना है। रिन्यूएबल एनर्जी में स्टेट को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अर्बन प्लानिंग स्टेट को प्रॉपर करना पड़ेगा, ताकि जिस तरीके से द स्टेट इज आस्किंग द सिटीजन्स टू बी रेस्पॉन्सिबल, सिमिलरली द गवर्नमेंट कैनॉट रन अवे फ्रॉम इट्स ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज नियो लिबरल मॉडल भी क्या बोलता है कि अगर आपको किसी को जॉब प्रोवाइड करना है, तो इवन इफ यू आर नॉट बिल्डिंग फैक्ट्रीज एंड डायरेक्टली गिविंग दिस पर्सन अ जॉब, यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जिसमें ईज ऑफ बिजनेस जो है, जो फैसिलिटेट करेगा। समझ में आए? तो इसमें दोनों तरफ से भागीदारी होता है। गवर्नमेंट सिर्फ सिटीजन्स पे डाल करके खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं हट सकती है। दिस इज व्हाट द एंटायर आर्टिकल focuses on. Okay, and I am hoping that I was able to explain to you what exactly does neoliberal model mean, and definitely try to use this as an example in your GS paper 2 answers
इफ़ इट इज़ रेलिवेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पढ़ के गए हैं तो कहीं भी डालना ही है, समझ में आया। जस्ट नो द कॉन्सेप्ट इन केस देर इज दिस। किसी क्वेश्चन में हो सकता है अगर ये पूछ ले कि इंडिया क्या हम लोग इंक्रीजिंगली आर वी शिफ्टिंग टुवर्ड्स न्यू लिबरल मॉडल, यू इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ न्यू लिबरल मॉडल तो एग्जाम में आप क्या ही आंसर करोगे, समझ में आया। सो दिस इज वॉट नेक्स्ट इज द आर्टिकल ऑल्सो सेज कि बिहेवियरल पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये हमें आजकल ना इंक्रीजिंगली देखने को मिल रहा है, बिहेवियरल पॉलिटिक्स, या फिर इसको हम बिहेवियरल गवर्नेंस भी बोलते हैं। अब ये जो टर्म है इसका मतलब भी पता होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल बिहेवियरल पॉलिटिक्स जो है ना, बिहेवियरल पॉलिटिक्स मतलब क्या है कि एक तरीके से नाम में ही है कि ये जो इंडिविजुअल है हम क्या कर रहे हैं, इसके बिहेवियर को हम रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स पहले फॉर एग्जाम्पल हम इसका ना सिंगल यूज़ प्लास्टिक का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक इंडिया में हमने क्या देखा था कि 2022-23 के आसपास काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने एम्फोसाइज किया था कि सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है आप उसको कम कर दो, समझ में आया। सो इसमें क्या है, दे आर फोकसिंग ऑन बिहेवियर कि आप इसका यूज़ कम कर दो। लॉज सी इनिशियली थिंग्स यूज टू बी गवर्न बाय लॉज कि हम बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ लेके आएंगे, तो इस लॉ की वजह से क्या है, आउट ऑफ फियर द पीपल आर गोइंग टू स्टॉप द यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ठीक है। आउट ऑफ फियर हम क्या करेंगे, हम फाइन लगाएंगे, हम उनको फॉर एग्जांपल इम्प्रिजन करेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों से हम क्या करेंगे, उनको कंट्रोल करेंगे। नाउ व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, नाउ दे आर सेइंग इज, या अंडर बिहेवियरल पॉलिटिक्स व्हाट हैपेंस इज कि हम इसको बोलते हैं कि आप सिंगल यूज़ we tell the person reduce single use plastic because, and we give him the reasons why he should reduce single use plastic, understood। so instead of doing it by laws, this is usually seen to be more effective। मतलब अगर हम ग्लोबली भी देखें या इन एक्सपेरिमेंट्स में भी देखें तो लॉज से उतना ज़्यादा लोग नहीं मतलब इफेक्ट होता है जितना कि लोग खुद से अगर उनको समझ में आता है कि हमें क्यों नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी ट्रैफिक दिस हेलमेट पहनना, ठीक है। तो हेलमेट लोग इसलिए बहुत सारे लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं बिकॉज दे फील कि हम इट इज़ बिकॉज ऑफ द लॉज, दे फील दैट दे हैव टू वेयर हेलमेट बिकॉज ऑफ ऐसा लॉ है या फिर स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट। दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि हेलमेट उनको क्यों पहनना चाहिए, इट इज़ फॉर देयर ओन गुड, understood। so what they are saying is when we are able, if we are able to make this person realize that it is for his good, and then he is going to adopt it despite strict law है या नहीं, फाइन है या नहीं, so on and so forth। but in India what we need is we need both, ठीक है। बिकॉज इनिशियली व्हाट हैपन्स कि ये इतना ज़्यादा लोगों के माइंड में चला गया है कि अगर हम उनको बोलेंगे कि सिर्फ समझाने से काम नहीं चलेगा, वी नीड टू एक्चुअली मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन बोथ, ओके। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ बिहेवियरल पॉलिटिक्स और बिहेवियरल गवर्नेंस। सी नाउ व्हाट इट सेज इज कि हम देखेंगे किस तरीके से ये आर्टिकल से लिंक्ड है। सो फर्स्ट लेट अस सी कि इसका मतलब क्या है। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली यूजिंग लॉज, लार्ज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स द गवर्नमेंट्स यूज, लोगों तक मैसेज पहुंचाना, कैंपेन करना, स्लोगन, इमोशनली अपील करना, पेट्रियाटिक लैंग्वेज में बात करना कि देश हित के लिए, नजेस, एंड वी हैव मॉरल परसुएशन, ओके। सो द फोकस बिकम्स दैट इफ सिटीजन्स बिहेव प्रॉपरली द सोसाइटी विल इम्प्रूव ऑटोमेटिकली, ठीक है। एग्जाम्पल, सेफ वाटर कैंपेन हम कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस फैला रहे हैं, स्वच्छ भारत में अवेयरनेस फैला रहे हैं, अवॉइडिंग सिंगल यूज प्लास्टिक। नाउ दिस आर्टिकल सेज, ये आर्टिकल ये बोल रहा है ना कि ये सब तो ठीक है। व्हाट हैपेंस इज कि ये आर्टिकल बोल रहा है कि सी व्हाट इज, ये सारे गुड सिविक हैबिट्स हैं। गवर्नमेंट ने क्या बोला है, गवर्नमेंट ने, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ अपील्ड कि आप कंज्यूम लेस करो, ट्रैवल अब्रॉड नहीं जा करके आप डोमेस्टिक ट्रैवल पे ज़्यादा ध्यान दो, कंजर्व एनर्जी, आप पेट्रोलियम वगैरह का उतना यूज़ मत करो, ईवीज़ की तरह शिफ्ट करो, बाई इंडियन प्रोडक्ट्स, बिकम सेल्फ रिलायंट। सो द आर्टिकल सेज दैट दीज आर गुड सिविक हैबिट्स, दिस इज़ वेरी गुड। बट द कंसर्न इज कि क्या ये बोल के गवर्नमेंट अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ये बिहेवियरल अपील करके क्या गवर्नमेंट अपने मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका कि हमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, मतलब कि हमें लोगों के साथ साथ इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। क्या गवर्नमेंट इस चीज़ से अपना पल्ला झाड़ रही है? बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आई टोल्ड यू फॉर एग्जाम्पल हेलमेट के एग्जाम्पल से कि एक तरफ से नहीं हो सकता है, हमें दोनों चीज़ें चाहिए। We need civic habits to develop among the people, but we also need institutions that can ensure that these civic habits are maintained. Understood? So here the article says is कि instead of relying excessively on behavioral nationalism, this risks oversimplifying complex structural problems. For example, हम क्या कर रहे हैं, कोविड ने हमें क्या दिखाया
इंडिया में इफ़ वी सी फॉर एग्जांपल कोविड 19 के टाइम पे वी सॉ देयर वर सेवरल गैप्स इन फॉर एग्जांपल हमने किस में देखा था, हेल्थ केयर। ठीक है, अगर हम बोले हेल्थ केयर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हेल्थ केयर की अगर हम बात करते हैं, या फिर इफ़ वी टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर अगर हम देखें मेंटेनेंस, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह किस तरीके से हम मेंटेन कर रहे हैं, या फिर हम बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सिविल बिहेवियर या सिटीजन बिहेवियर से काम नहीं चलता है। व्हाट वी ऑल्सो हैव टू डू इज कि गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ब्रिंगिंग इन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मतलब ही क्या हो गया कि हमें इससे क्या आएगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स देयर विल बी नेशनल रेजिलियंस, यानी कि हम एज अ कंट्री हम इतना प्रिपेयर्ड होंगे कि हम किसी भी तरीके के शॉक को बियर कर सके। इफ़ यू सी कि कल जो आर्टिकल था, येस्टरडे देयर वाज एन आर्टिकल दैट टॉक्ड अबाउट कि येस्टरडे 3-4 दिन पहले देयर वाज एन आर्टिकल जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा था कि किस तरीके से हमने रिन्यूएबल एनर्जी के काफ़ी सारे प्लांट्स तो लगा दिए हैं जिनका कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उससे जो अभी जनरेट हो रहा है वो क्या है, जनरेशन काफ़ी कम है। इसलिए डिस्पाइट 2017 के बाद से हमने जो स्टेप्स लिया है टू वैम्प अप रिन्यूएबल एनर्जी, दैट इज़ नॉट शोइंग फ्रूटफुल रिजल्ट्स एंड वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन पेट्रोलियम। सो नेशनल रेजिलियंस इज बिल्ड थ्रू व्हाट, किस तरह से होगा, हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना होगा, इकोनॉमिक प्लानिंग, इंस्टीट्यूशंस को और ज़्यादा कॉम्पिटेंट बनाना होगा, साइंटिफिक कैपेसिटी, हमें साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होगा, एंड एक सस्टेन्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए टुवर्ड्स वेरियस सेक्टर्स। मतलब अभी हम अपने एजुकेशन पे जितना खर्च करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जितना खर्च कर रहे हैं, हेल्थ केयर पे जितना खर्च कर रहे हैं, इन सारे चीज़ों पे हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी ज़्यादा है अभी कम है, एक सस्टेन्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इवन इन इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो द वे फॉरवर्ड इज सजेस्ट कि 6 पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से नेशनल रेजिलियंस बढ़ेगा अलॉन्ग विद पीपल बीइंग रेस्पॉन्सिबल। फर्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम्स। सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम्स मतलब हो गया कि हेल्थ केयर, जिससे मतलब अगर कोई पैंडेमिक वगैरह आया या फिर जिस तरीके से अभी हम डिस्ट्रप्शंस देख रहे हैं, तो सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम मतलब कि लोग उस पर डिपेंड कर सकते हैं इवन इफ दे डू नॉट हैव एनीथिंग। ठीक है, हेल्थ केयर पे हमें मतलब जो पब्लिक हेल्थ केयर, देन इज डिजीज सर्वेलेंस, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, एजुकेशन एंड पब्लिक वेलफेयर सिस्टम्स। ओके, तो सबसे पहले इसको करने की ज़रूरत है, सही करने की ज़रूरत है। सेकंड इज कन्फ्रंट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी डायरेक्टली, यानी कि हमें ये मानना पड़ेगा कि क्या है कि हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में। देर आर सम पीपल हु हैव लेस, देर आर सम पीपल हु हैव मोर, सो दैट्स वाई व्हाट वी नीड इज़ कि हमें एडिक्वेट सोशल प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल किसको चाहिए, हमें अनएम्प्लॉयड यूथ हो गया फॉर एग्जाम्पल, या फिर फिनेंशियली इनसिक्योर लोग जो हो गए, या फिर दोज हु आर ट्रैप्ड इन द इनफॉर्मल लेबर सिस्टम्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हमारे घर पे डोमेस्टिक वर्कर्स, अगर हमारे डोमेस्टिक हेल्पर्स काम करने आ रहे हैं, या फिर जो डेली वेज लेबरर्स हैं, दे आर ऑल इनफॉर्मल लेबर सिस्टम्स एंड दे आर द मोस्ट वल्नरेबल। ठीक है, तो इसको क्या करना चाहिए, इनको हमें अच्छे से करना पड़ेगा, सोशल प्रोटेक्शन पर ध्यान देना पड़ेगा, ताकि ये लोग जो है ना कि ये शॉक को आराम से एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, सो द गवर्नमेंट मस्ट फोकस ऑन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, स्ट्रेंथनिंग वेलफेयर मैकेनिज्म एंड अगेन एक्सपैंडिंग द social security. Then is prioritize long term investment in knowledge and innovation. Again same thing है, ये already website पे uploaded होगा, तो you can go and see from there. Next is strengthen public trust through transparent governance. Transparent governance very very important. ये बोल रहे हैं कि अगर लोग गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट कैन अपील, बट ये लोग अपील तभी सुनेंगे जब लोगों को क्या होगा, पब्लिक का ट्रस्ट होगा, और ट्रस्ट कैसे आएगा, थ्रू ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। तो इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। एंड देन फिफ्थ वन दिस इज इन्वेस्ट सीरियसली इन क्लाइमेट रेजिलियंस, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर हम आधे से ज़्यादा देखें ना, तो आधे से ज़्यादा हमारे प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल जिसने बोला था कि अर्बन प्लानिंग के ऊपर, अर्बन प्लानिंग और जो लोगों के लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, ठीक है, दे आर लाइफस्टाइल डिजीज एंड अर्बन प्लानिंग में एक डायरेक्ट कोरिलेशन। अगर आप देखोगे कि विलेजेस में जो लोग हैं, रूरल एरियाज़ में, उनमें लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल सेडेंट्री लाइफस्टाइल वगैरह प्रॉब्लम जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है जो कि अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलता है इंडिया में, नॉट इन अदर यूरोपियन कंट्रीज़, इन इंडिया। वाई? द रीज़न बीइंग कि हमारे फुटपाथ्स को अगर आप देखोगे, लोग अगर चाहेंगे भी कि हमें ए प्लेस से बी प्लेस तक जाना है, तो द फुटपाथ्स चलने लायक नहीं है, एनक्रोचमेंट इतना ज़्यादा है, हवा इज़ नॉट वेरी मतलब एयर क्वालिटी इज़ नॉट वेरी गुड, एंड दैट्स वाई द गवर्नमेंट हैज़ टू, अगर हमें नेशनली रेजिलियंट बनना है, वी हैव टू इन्वेस्ट इन, लुक एट दिस सीरियसली, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल
urbanization. Along with that, the last one that it says is ensure regulatory stability and protect democratic institutions. Regulatory stability मतलब हो गया कि हम किस तरीके से, regulatory stability means कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोल रहे हैं, लेट अस अज्यूम कि मीडिया की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिपेंडेंट मीडिया हमारे पास नहीं होगा, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज द जेन्युइन ग्रीवांसेस ऑफ द पीपल, genuine grievances of the people या genuine grievances या genuine questions that should be asked to the government, that is not going to happen. and अगर कोई question ही नहीं पूछेगा government से, in that case what is going to happen is कि the government is not going to be accountable, and when there is no accountability, in that case what happens is कि चीज़ें धीरे धीरे disintegrate होनी स्टार्ट होती हैं. तो national resilience का एक बहुत important pillar है regulatory stability and protect democratic institutions. ठीक है, so this is about the first article. Now moving to the next article, the next article says tariffs to carbon, the new rules shaping India's trade. very very important. ठीक है, इसमें क्या है, एक ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, and this is very important for prelims as well as it can be used as a not case study, I can say it can be used as an example. आप क्या कर सकते हो, अभी जो मेंस आ रहा है ना, in the mains you can use this article in very diverse ways. Okay, so let us first see what this article talks about. So this article talks about carbon border adjustment mechanism. Carbon border adjustment mechanism का क्या होता है? border word का मतलब है कि there is something, और ये किसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं, इसमें हम यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि बॉर्डर से, एक बॉर्डर से लेट अस अज्यूम कि इंडिया में कोई गुड्स बन रहा है, लेट अस अज्यूम स्टील, इंडिया में स्टील बन रहा है. स्टील हम किसको एक्सपोर्ट करते हैं, हम यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करते हैं. तो जो ये बॉर्डर क्रॉस हो रहा है, एट द क्रॉसिंग ऑफ दिस बॉर्डर हमें क्या है, व्हाट दे हैव डन इज दे हैव कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कि ये जो इस स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए हम कितना कार्बन एमिट कर रहे हैं, हाउ मच कार्बन इज बीइंग एमिटेड टू प्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ स्टील दैट वी आर एक्सपोर्टिंग टू EU. बेस्ड ऑन दैट EU क्या करेगा, एक चार्ज हम पे, एक चार्ज जो है वो अप्लाई होगा. सो अगर हम ज़्यादा कार्बन का यूज़ कर, मतलब कार्बन एमिशन, अगर हम बोलें नॉट कार्बन यूज़, कार्बन एमिशन अगर हमारा ज़्यादा है टू प्रोड्यूस दिस स्टील, देन EU इज़ गोइंग टू ऐड एडिशनल चार्जेस ओवर इट, और जितना हमारा कार्बन एमिशन कम होगा उतना ही ये CBAM चार्जेस जो हैं वो भी कम हमारे ऊपर लगेंगे. आई होप दिस इज़ ओके. नाउ व्हाट दिस आर्टिकल सेज इज कि ये तो हमने समझ लिया कि व्हाट इज़ CBAM, लेकिन व्हाट वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड इज, अच्छा इसमें कार्बन लीकेज वगैरह कंसेप्ट में भी आएंगे. सो ये CBAM के साथ ही साथ ये बोल रहे हैं ना कि इसमें इंडिया के लिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं. तो इंडिया का ये जो स्टील है, ये जब EU में जा रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज बिकमिंग कॉस्टली. अब ये सेम स्टील, लेट अस अज्यूम, ठीक है, लेट अस अज्यूम दिस थिंग कि फॉर एग्जाम्पल द सेम स्टील दैट वाज बीइंग द सेम स्टील, ये प्रोड्यूस हो रहा है, लेट अस अज्यूम अगर US में प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ पर वो टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहे हैं, दैट टेक्नोलॉजी इज़ मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, और स्टील जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ मोर कार्बन इंटेंसिव तरीके से, या फॉसिल फ्यूल वगैरह को यूज़ करके हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो जब इंडिया का स्टील EU में जाएगा, इट विल बी कॉस्टली कंपेयर टू द स्टील दैट गोज फ्रॉम US, एंड दैट्स वाई व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि इसको एक एडवांटेज मिल जाएगा. सो बिकॉज ऑफ दिस CBAM, these the developing nations, they are facing a kind of what can we say, they are facing a kind of negative effect, making their products not competitive, and the article discusses that what we should do for it. So let us see. So CBAM तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि CBAM क्या है. नेक्स्ट इज कार्बन लीकेज क्या है. कार्बन लीकेज में ये है ना कि देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है. द EU fears that companies may shift production to countries. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आई सेड स्टील, ठीक है, स्टील का ही एग्जाम्पल हम पकड़ के चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, लेट अस अज्यूम कंपनी है, हम बताएं बॉल, द नेम ऑफ द कंपनी इज़ बॉल. तो ये बॉल जो कंपनी है, बॉल कंपनी को क्या करना है, स्टील प्रोड्यूस करना है. तो ये क्या कर रहा है, अब ये स्टील जो है ये कहाँ पे कर सकता है, अपना जो स्टील प्लांट है ये अगर इसको US में लगाएगा इसको महंगा पड़ेगा. वाई, बिकॉज वहाँ पे रेगुलेशंस ज़्यादा टाइट हैं, चीप लेबर नहीं है. ऑन दी अदर हैंड ये अगर सेम चीज़ मान लो वियतनाम में लगाता है, या फिर सेम अगर ये इंडिया में लगाता है, सेम अगर ये चाइना में लगाता है, तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ कि इसका जो कॉस्ट है, द प्रोडक्शन कॉस्ट दैट इज़ गोइंग टू, द प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ गोइंग टू डिक्रीज. तो इसको ना अब इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा तो क्या है, इसके कार्बन एमिशन से भी किसी को कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज एनवायरमेंटल लॉज हियर
आर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें EU में या फिर US वगैरह में, तो वो अपने एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. सो दिस इज़ नोन एज कार्बन लीकेज. यानी कि आप क्या कर रहे हो, तो इस कार्बन लीकेज को ही रोकने के लिए ये CBAM जो है, इसको CBAM मैकेनिज्म जो है ना, इसको लाया गया. सो EU fears that companies may shift production to countries with weak climate rules, produce more goods cheaply there and then export them back to Europe. This is called carbon leakage. Very, very important term. Again, I told you this article is very important for prelims as well as mains. Now, how does CBAM work? इसमें when a product enters EU calculates the carbon emission generated during its production. ये just read through कर लेना एक बार, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है. The same thing, इसका पूरा mechanism मैंने already explain कर दिया है, ठीक है. Importer must pay a carbon adjustment charge. अब विच सेक्टर्स आर अफेक्टेड? डेफिनेटली जो सेक्टर्स में कार्बन एमिशन सबसे ज़्यादा होता है प्रोड्यूस करने में, फॉर एग्जांपल स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन, इन सब को प्रोड्यूस करने में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है? सबसे ज़्यादा कार्बन जो है वो एमिट होता है. सो दे प्रोड्यूस हाई ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ठीक है. अब दिक्कत ये है कि इंडिया जो है ना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इंडिया हमारा एक्सपोर्ट करता है स्टील, एल्यूमिनियम एंड केमिकल्स टू यूरोप. तो बिकॉज ऑफ दिस हमारा हाई कार्बन एमिशन प्रोडक्ट जो है वो हम यूरोप को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है. एंड वाई हाई कार्बन एमिशन होता है? इसमें हम प्रोड्यूस करने में ना कोल और फॉसिल फ्यूल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है. इसलिए हमारे ऊपर हायर कार्बन चार्जेस लगते हैं इन द यूरोपियन EU मार्केट, एंड दिस इंक्रीजेज एक्सपोर्ट कॉस्ट, रिड्यूसेस कॉम्पिटिटिवनेस, प्रेशर्स फर्म्स टू अडेप्ट क्लीनर टेक्नोलॉजीज एंड अफेक्ट सेक्टर्स लिंक्ड टू ग्लोबल ट्रेड. अंडरस्टूड. सो हमें क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली वी कैन सी फ्रॉम मल्टीपल डायमेंशंस, राइट फ्रॉम हमारा फ्यूल क्राइसिस टू एक्सपोर्ट इन दीज सेक्टर्स, कि वी अर्जेंटली मस्ट रिन्यूएबल एनर्जी, हमने जो कैपेसिटी बिल्ड करके रखा है, अब टाइम ये है कि हम अर्जेंटली इससे जनरेट करने पे भी फोकस करें, सिर्फ इंस्टॉल करने से फ़ायदा नहीं है. सो इनडायरेक्ट नो, अच्छा ऑल्सो कि इसका ये तो हमने देख लिया कि दीज आर डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस. व्हाट आर सम इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशंस? से इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन में ना, it's not just direct implications are not, I mean implications are not just limited to exports. India may also face indirect inflationary pressure, especially in the field of fertilizers. Extremely important. Why? Because fertilizers हम किससे क्या करते हैं? Fertilizers, we import fertilizers. From whom? From Russia, from Egypt, from Morocco, from China. एज अ रिज़ल्ट अगर इन कंट्रीज़ को, और ये सिर्फ इंडिया को नहीं बेचते हैं, ये EU को भी फर्टिलाइज़र बेचते हैं. सो इफ़ दीज कंट्रीज़ इनको EU में अगर ये महंगा बेच रहे हैं फर्टिलाइज़र, तो ये इंडिया को भी क्या करेंगे? इंडिया में भी ये फर्टिलाइज़र को उसी प्रॉफिट के मार्जिन रख के महंगा ही बेचेंगे या बेचते हैं. सो इफ़ दीज एक्सपोर्टर्स फेस हाई कार्बन कंप्लायंस कॉस्ट वाइल सप्लाइंग यूरोप, ग्लोबल फर्टिलाइज़र प्राइसेस में राइज, इंक्रीजिंग इंडियाज इम्पोर्ट बिल, ठीक है. सो एग्रीकल्चर कॉस्ट बढ़ेगा, फार्म प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रहा है, और तुम्हारा जो फूड प्राइसेस है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी पे आवर अटेंशन टू दिस. नाउ द डिफरेंस बिटवीन CBAM एंड ट्रेडिशनल नॉन टैरिफ मेजर्स, ठीक है. मतलब पहले भी तो ऐसा नहीं है ना कि एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर जा रहा है तो उसमें चार्जेस नहीं लगते थे. तो CBAM और इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये क्लाइमेट पे फोकस कर रहा है, ठीक है. पहले वाले जो क्या है ना, पहले वाले जो ट्रेडिशनल नॉन टैरिफ मेजर्स होते हैं ना, वो प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड, क्वालिटी, सेफ्टी रेगुलेशन फॉलो हुआ है कि नहीं, इन सब पे फोकस करते हैं. बट दिस इज़ फोकसिंग ऑन क्लाइमेट. अब इंडिया का क्या था? कुछ ट्रेडिशनल एडवांटेजेस था जिसके वजह से क्या है ना कि ये कंपनी जिसका मैंने बोला था बॉल, दिस कंपनी वॉज कमिंग एंड सेटिंग इट्स फैक्ट्रीज इन इंडिया. क्या है? इंडिया में चीप लेबर, प्रोडक्शन एफिशिएंसी था, प्राइसेस जो है उसको कम रखा जा सकता था, प्रोडक्शन प्राइसेस एंड ऑल दैट. नाउ दिस इज गोइंग टू लूज रेलेवेंस अगर हम अपने क्लाइमेट या फिर रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है. सो दिस इज द अर्जेंट नीड ऑफ द आवर. वे फॉरवर्ड क्या बोल रहे हैं आर्टिकल में? डोमेस्टिकली इंडिया को क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट मोर इन क्लीन एनर्जी, इंप्रूव कार्बन एफिशिएंसी, ठीक है, स्ट्रेंथन क्लाइमेट पॉलिसीज एंड प्रमोट क्लीनर इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज. फर्टिलाइजर इंपोर्ट कम करना चाहिए हमें, डेफिनेटली डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे देखना चाहिए, ध्यान देना पड़ेगा. वी हैव टू बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ताकि बस जो फर्टिलाइज़र चाहिए उसी को यूज़ किया जाए, बस रैंडम फर्टिलाइज़र डंप ना हो. फर्टिलाइज़र डंप जो हो रहा है कि बस है फर्टिलाइज़र तो सब डाल दो सॉइल में, वो चीज़ ना हो. एंड बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र
यूज़ एंड इंटरनेशनली इंडिया शुड नेगोशिएट फॉर कि अगर कोई कंपनी, लेट अस अज्यूम कंपनी बॉल अगर इंडिया में अपना फैक्ट्री लगाना चाहता है, सो दिस पर्टिकुलर कंपनी शुड नॉट ओनली सेटअप फैक्ट्री, इसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे हमें नेगोशिएट करना पड़ेगा कि ये टेक्नोलॉजी भी हमें ट्रांसफ़र करे, सही टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफ़र करे, एक ट्रांजिशन पीरियड हो कि आप इतने में तो चलो ये फॉसिल फ्यूल से लगा रहे हो, धीरे धीरे आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मूव टू नॉन fossil fuel technologies and also financial support. Okay, so this is about the second article. The third article ये ना बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वी हैव टू नो अबाउट इट बिकॉज ये ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, इसको भी हम आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द बैटल अगेंस्ट AI मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिस इन्फॉर्मेशन कैसे फैलाया जा रहा है उस चीज़ पे फोकस करना है. फॉर एग्जाम्पल द आर्टिकल किस चीज़ पे फोकस कर रहा है? द आर्टिकल आर्ग्यूज दैट वाइल इंडिया एस्पायर्स टू बिकम ग्लोबल लीडर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंडर विकसित भारत 2047, जो रैपिड एडवांसमेंट ऑफ AI जनरेटेड कंटेंट है वो एक सीरियस मिस इन्फॉर्मेशन, साइबर क्राइम और आइडेंटिटी मैनिपुलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, या फिर डिजिटल डिसेप्शन, इसके ऊपर इसका रिस्क भी बढ़ा देता है. फॉर एग्जांपल मुझे एक बर्थ सर्टिफिकेट अपना फॉर एग्जांपल कहीं सबमिट करना है. अब AI क्या है ना, AI टूल्स नाउ क्रिएट हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्स्ट हैवी इमेजेस. अभी हम ChatGPT में देखें तो उसमें क्रिएट इमेज बोल करके एक क्रिएट इमेज का ऑप्शन आ गया है उसमें. सो ये बहुत रियलिस्टिक इमेजेस हमें क्रिएट करके देता है. तो हमें क्या करते हैं, कुछ लोग मिस यूज़ करके इसका एक फ्रॉड या फिर अगर हम बोलें डुप्लीकेट बर्थ सर्टिफिकेट भी फ्रॉड बर्थ सर्टिफिकेट भी जनरेट करवा सकते हैं. इसी तरीके से कोई फॉर एग्जांपल किसी ऑथर का काम है, इस ऑथर के काम को क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके ऑथर का नाम भी लिखवा सकते हैं या सिग्नेचर उसका डलवा सकते हैं. तो इससे क्या हो रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिटी मैनिपुलेशन, डिजिटल डिसेप्शन, साइबर क्राइम, इन सारी चीज़ों का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है. एज अ रिजल्ट वी नीड टू ब्रिंग सम मेजर्स in order to regulate them. And what it also says is कि social media platforms से क्या हुआ है ना कि users they often consume content quickly without verifying its authenticity. लोग क्या है आजकल डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट, रील पे रील स्क्रॉल किए जाते हैं और उसको कंज्यूम कर लेते हैं विदाउट वेरीफाइंग कि उसमें जो बोला जा रहा है वो सही है कि नहीं. ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हेल्थ टिप्स. There are so many people who give like bogus health tips, but people consume it without verifying it. Understood? So the article highlights the growing concern regarding misuse of celebrity identities, AI generated legal documents, fabricated academic content, while noting that India still lacks a comprehensive legal framework to address these emerging चैलेंजेस. ठीक है, तो हमारे लॉज को भी इससे अपकीप करना होगा. तो वे फॉरवर्ड क्या सजेस्ट किया है इसमें, सो इंडिया मस्ट एस्टैब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क जो स्पेसिफिकली AI जनरेटेड इन्फॉर्मेशन, मतलब AI से रिलेटेड होना चाहिए. ठीक है, स्पेसिफिक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क टू रेगुलेट AI. ठीक है ना, स्पेसिफिक देन इज AI एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुड एंश्योर मैंडेटरी डिस्क्लोजर एंड वेरिफिकेशन ऑफ सिंथेटिक कंटेंट. मतलब वो जो अपना कंटेंट बना रहे हैं उसका एक पॉलिसी लाना चाहिए कि उनको मैंडेटरीली डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ये जो चीज़ है वेदर इट हैज़ बीन क्रिएटेड थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. गवर्नमेंट मस्ट स्ट्रेंथन प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी. जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा. एवरीथिंग कैन नॉट बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. एथिकल गाइडलाइंस इशू करना पड़ेगा गवर्नमेंट को टू दीज प्लेटफॉर्म्स. जर्नलिज्म, एकेडेमिया, लीगल सिस्टम्स एंड सो ऑन. स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड्स आर नीडेड टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स from unauthorized use of images, उनके images, voice, personal identity, etc. through AI tools. India should also promote digital AI literacy, very very important. ठीक है, ताकि citizens खुद ये काम कर सकें. And regulatory measures must balance innovation. ऐसा नहीं होना चाहिए कि this should not be over regulation, because over regulation से usually क्या होता है, innovation gets affected. And technological growth, transparency, accountability and public ट्रस्ट. ठीक है, इसमें हमें बैलेंस करना पड़ेगा. एंड इंडियाज एम्बिशन टू बिकम ग्लोबल AI लीडर शुड बी सपोर्टेड बाय रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशनल प्रिपेयर्डनेस. मतलब हमारे गवर्नेंस, लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस भी हमारे पास रेडी होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल साइबर सेल्स एट्सेट्रा जो कि ट्रेंड हो इन ऑर्डर टू डील विथ AI रिलेटेड क्राइम्स. राइट, सो थैंक यू सो मच एंड डू लीव योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.